हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब परिवार में। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए स्कोर बूस्टर सेशन में। स्कोर बूस्टर सेशन यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपका एग्जाम में स्कोर को बूस्ट कराने में बहुत हेल्प करते हैं, और उनमें इंक्लूडेड आपका सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, और साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग भी हो गए, ऑर्डर रैंकिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यही सब टॉपिक्स की क्लास हम लोग इसमें कंबाइंड करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप लोग को डेली प्रैक्टिस मटेरियल मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज अपना डे नंबर 9 है। ऑलरेडी हम लोग इसके 8 सेशन कर चुके हैं। आज हम लोग डे नंबर 9 इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और डे नंबर 9 के साथ कुछ क्वेश्चंस की हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कि आप सभी लोगों से चाहूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोग को ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो, और ऐसा कंटेंट जो बढ़िया बढ़िया यहां से आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। राइट। तो ये जो सेशन है वो आपका हर एक एग्जाम में काम आएगा। बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है उन सबके लिए बहुत बेनिफिशियल ये सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है या कोई भी डाउट रहता है, या कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो आप टेक्स्ट बुक से, आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरी वहां पर रिजॉल्व कर दूंगा। एक सेकेंड, मैं यहां लिख देता हूं। ओहो, यहां लिख देते हैं। ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया दिस व्हाट्सएप नंबर फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। कोई भी आपकी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप इस पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे। थोड़ा सा सुपर पास लाइव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का, जो आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकते हो, और इसमें आप लोग अपने सभी बैंक एग्जाम की तैयारी कर सकते हो इस सुपर पास लाइव से। एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जिसमें आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो बैंक एग्जाम के साथ साथ। बैंक और इंश्योरेंस के तो सारे कवर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपको 300 प्लस कोर्सेज और मिलेंगे, जो एसएससी का रहेगा, रेलवे का रहेगा, टीचिंग का रहेगा, डिफेंस का रहेगा, स्टेट एग्जाम, एई एंड अदर एग्जाम्स। इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप चाहें तो 5 रुपए में 5 दिन का आप लोग इसमें लाइव ट्रायल ले सकते हो, ट्रायल देख सकते हो किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से रन चलता है। ट्रायल लेने के लिए आपने क्या करना है, यहां पे अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है। अप्लाई कूपन पे आप शश लिख सकते हो। शश लिख के आप अप्लाई कूपन करोगे तो आपको ट्रायल वर्जन 5 रुपए का 4 में पड़ जाएगा। अगर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो 329 का, तो ये आपको 299 का पड़ जाएगा। इसी तरीके से 1099 का और कम हो जाएगा सब में। लेकिन कैसे करना है, आप टेक्स्ट बुक के सर्च बार पे जाएंगे, वहां पे आप लिखेंगे सुपर पास लाइव। यहां पे आपको सुपर पास लाइव का प्रोडक्ट मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन नाउ करना। ये पेमेंट विंडो आएगी, अप्लाई कूपन सर्च करना, एंड देन यू कैन एक्सेस द सुपर पास लाइव। राइट, चलिए उसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में एक्सपेक्टेड है कि 20,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी। 20,000 प्लस वैकेंसीज आएगी, और इसी को हम टारगेट करते हुए हमने 1 अगस्त से बैच लॉन्च कर दिया है। 1 अगस्त से हमने बैच लॉन्च कर दिया है, ये वाला अपना एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क का। तो जो 1 अगस्त आ रही है उसमें आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। डिले मत करिए, आप अभी इसमें एनरोल करा सकते हो। एक बहुत अच्छा चांस है इस साल दोनों में से किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का और अपनी बैंक में सरकारी नौकरी पक्की करने का। चलिए आज के सेशन की हम लोग बात करें। आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग करेंगे 5 सिलोजिज्म के क्वेश्चन करेंगे, 5 इनइक्वालिटी के, ब्लड रिलेशन के, डायरेक्शन डिस्टेंस के, और ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, यहां पे हम लोग ने चेंज करना था जो हम भूल चुके हैं। यहां पे आएगा ऑर्डर रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन हम लोग यहां पे कवर कर रहे होंगे। तो 5 टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने सिलोजिज्म का है, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या बनेगा। बोलता है केवल कुछ ही बॉटल्स मिल्टन है। केवल कुछ ही बॉटल्स क्या है, मिल्टन। कुछ मिल्टन कूलर हैं, और सभी कूलर क्या है, एसी। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है कुछ एसी मिल्टन है। तो क्या आपको एसी मिल्टन के साथ शेयर होता नजर आ रहा है? आप कहोगे सर एसी मिल्टन से शेयर हो रहा है, ये सही हो गया। सभी एसी बॉटल हो सकते हैं, सारे एसी बॉटल में जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सारे सी भी जा सकते हैं, सारे एम भी जा सकते हैं, लेकिन सारे बॉटल इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि उसने बोला है केवल कुछ ही बॉटल मिल्टन है। तो ऑल एसी कैन बी बॉटल ट्रू हो जाएगा। सेकंड थर्ड कह रहा है कोई भी मिल्टन एसी नहीं है। कोई भी मिल्टन एसी नहीं है, गलत है, क्योंकि मिल्टन और एसी तो आपस में शेयर हो ही रहे हैं। तो ये वाला बात हो गया गलत। आंसर बनेगा 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। सेकंड पार्ट पे आएंगे। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का आपको बोलता है केवल कुछ ही कंफर्ट वियर है। केवल कुछ ही कंफर्ट क्या है, वियर।
तो कंफर्ट का कुछ पार्ट वियर से शेयर हो गया। सेकंड कह रहा है कोई भी वियर शाइनी नहीं है, तो वियर का शाइनी से रिलेशन कैंसिल हो गया। और थर्ड कह रहा है सभी शाइनी आर्टिस्ट है, सभी शाइनी क्या है, आर्टिस्ट, तो शाइनी का पूरा पार्ट आर्टिस्ट से शेयर हो गया और शाइनी का रिलेशन बना है वियर से। ठीक है, कंक्लूजन कह रहा है कुछ आर्टिस्ट वियर हो सकते हैं। देखो वियर का रिश्ता एस से मना है, तो ए के इतने पार्ट से मना हो गया, लेकिन ए के इतने पार्ट से तो मना नहीं हुआ ना, तो कुछ वियर आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। कोई भी कंफर्ट आर्टिस्ट नहीं है, कोई भी कंफर्ट आर्टिस्ट नहीं है, ये कहना गलत है, क्योंकि वियर का बोल रखा है एस से मना, लेकिन सी का तो कुछ नहीं दे रखा है इनसे, तो सी का इनसे रिश्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसने डेफिनेट कहा है कोई भी कंफर्ट आर्टिस्ट नहीं है, तो वो गलत करा है। अगर पॉसिबिलिटी कहता तो वो बात सही हो जाती। ऑल आर्टिस्ट कैन बी वियर, सारे आर्टिस्ट वियर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर सारे आर्टिस्ट वियर में गए तो आर्टिस्ट के साथ साथ एस भी जाएगा और एस अलाउड है नहीं, तो सारे आर्टिस्ट वियर नहीं हो सकते। आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज, बी। तीसरे पे आइए, केवल कुछ ही प्यूमा बैग है, केवल कुछ ही पूमा क्या है, बैग। सभी बैग रिबॉक हैं और कुछ रिबॉक एडिडास हैं, इस तरीके से। पहला कंक्लूजन इसमें आपको बोलता है कोई भी एडिडास बैग नहीं है, कोई भी एडिडास बैग नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि इनके बारे में कुछ दे नहीं रखा, और जिनके बारे में कुछ दिया ना गया हो उनके बारे में अपनी डेफिनेट राय नहीं दे सकते, ना तो डायरेक्टली दे रखा है और ना इनडायरेक्टली। कुछ रिबॉक पूमा हो सकते हैं, कुछ रिबॉक पूमा ऑलरेडी हैं और उसने पॉसिबिलिटी मांगी नहीं है, डेफिनेट बोला है कुछ रिबॉक पूमा है, तो रिबॉक का पूमा ऑलरेडी है, ये सही हो गया। सारे रिबॉक एडिडास हो सकते हैं क्या, सारे रिबॉक एडिडास में आ सकते हैं, कोई मना नहीं है, तो ऑल रिबॉक कैन बी एडिडास क्या हो जाएगा, ट्रू। तो बोथ 2 and 3 फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो रिबॉक का एडिडास से इतना पार्ट के बारे में पता है, लेकिन इतना पार्ट के बारे में नहीं पता है, और नहीं पता है तो उसके बारे में पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो रिमेनिंग रिबॉक भी एडिडास में आ सकता है, तो वही हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, केवल कुछ ही टेबल डेस्क है, केवल कुछ ही टेबल क्या है, डेस्क, तो टेबल का कुछ पार्ट हमने डेस्क के साथ शेयर कर दिया। कुछ डेस्क पोडियम हो गया, और कोई भी टेबल चेयर नहीं है, कोई भी टेबल क्या नहीं है, चेयर नहीं है, इस तरीके से। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम डेस्क आर नॉट चेयर, डेस्क का कुछ पार्ट ऐसा है जो चेयर नहीं है, तो डेस्क का कौन सा पार्ट चेयर नहीं है, डेस्क का वो वाला पार्ट चेयर नहीं है जो टी के साथ शेयर हो रहा है, जो टी के साथ शेयर हो रहा है, क्योंकि टी और सी का तो मना किया है, तो डी का जो पार्ट टी से शेयर हो रहा है वो चेयर नहीं है, तो कुछ डेस्क चेयर नहीं है, ट्रू हो गया। सारे डेस्क पोडियम हो सकते हैं, सारे डेस्क पोडियम में आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सारे टेबल भी पोडियम में आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सारे पोडियम इसमें जा सकते हैं, सारे पोडियम इसमें भी जा सकते हैं, तो ऑल डेस्क कैन बी पोडियम क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कोई भी टेबल पोडियम नहीं है, नो टेबल इज पोडियम, टेबल और पोडियम का रिश्ता कुछ मना नहीं किया है, इनके बारे में कुछ बोला नहीं गया है। जिनके बारे में कुछ बोला नहीं जाए उनके बारे में हम डेफिनेटली राय नहीं दे सकते, और वो डेफिनेटली कह रहा है, तो ये हो गया गलत। 1 and 2 इसका आंसर बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पांचवा, आप लोगों को होमवर्क में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। पांचवा क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। 4 सिलॉग्स मैंने कराए, पांचवा आप मुझे कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या बनना है। ठीक है, अगले पार्ट पे आइए। अगला पार्ट अपना स्टार्ट होता है यहां से इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का पार्ट होता है, देखते हैं क्या बनेगा। आपको पहला कंक्लूजन करा है पी ग्रेटर जे, मतलब पी और जे में रिलेशन मांगा है, पी की तरफ सिंबल फेसिंग है। कैसे कनेक्ट करेंगे हम इनको, देखो एम जे के बराबर है, तो इस एम को मैं जे कह दूं तो कोई दिक्कत, पी से जे पे क्या, सारे सिंबल पी की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रहा है, ये ट्रू हो गया। वाई से आर आना है, वाई से आर कैसे आ सकते हैं, वाई से एम और एम से आर, तो सारे सिंबल वाई की तरफ है, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगा था, यहां पे दे रखा है, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, एन से एल जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगे, तो एन से एल में कैसे जा सकता हूं, एन से आर या फिर एल तक आना है ना, तो कैसे आऊंगा मैं बताओ, एन से एम और एम से एल नहीं बन सकता, क्योंकि एन से एम आने में अपोजिट सिंबल आएगा, तो ये क्या हो गया, गलत। 1 and 2 फॉलो करेगा, और 1 and 2 फॉलो मतलब ऑप्शन नंबर ई आएगा कि केवल पहला और दूसरा फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगले पे आइए। आपको एल और जी में मांगा है सेकंड प्रायोरिटी, एल और जी सेकंड प्रायोरिटी मांगा है, एल की तरफ फेसिंग है, तो यहां तो एल की तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल गया, और जब फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल ही गया है तो सेकंड वाला तो वैसे ही ट्रू नहीं होगा। एन और टी में फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा है, एन से लेके टी तक जाऊंगा तो देखो एन पी एल वाई और वाई से टी, तो सारे सिंबल एन की तरफ है, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी जो यहां मिल रही है, ट्रू हो गया। जे से पी आना है और जे की तरफ फेसिंग है फर्स्ट प्रायोरिटी, तो जे से पी में कैसे आऊंगा, जे से जी, लेकिन फिर पी तक नहीं आ पाऊंगा, जे से वाई आ नहीं सकता क्योंकि जे की तरफ फेस नहीं करेगा, तो गलत। आंसर बनेगा ओनली 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली राइट आंसर। ठीक है, आगे आइए, जरा आगे देख लेते हैं और क्या बनेगा। लेकिन एक बात रुकना, जरा 1 मिनट रुकना, अभी जरा
एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें बोल रहा है पहले और तीसरे में ईदर और लग रहा है। तो आप ये चीज कंफर्म कर लो, क्या पहले तीसरे में ईदर और लगेगा? ईदर और तब लगता है जब एलिमेंट सेम हो। यहां पे जी और एल दे रखा है और यहां पे पी और जे दे रखा है, तो एलिमेंट तो सेम नहीं है, क्योंकि जे टी के बराबर है तो यहां पे जे को टी कह सकता हूं, तो ईदर और तो नहीं लगेगा क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। नेक्स्ट आपको बोलता है एम और पी में मांगा है और पी की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, पी की तरफ फेस कर रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी का। पी और एम कैसे कनेक्ट होगा? देखो पी से लेके आप डी पे आ जाओ, पी से डी और डी से एम, सारे सिंबल पी की तरफ फेसिंग कर गए, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखा है, ये हो गया ट्रू। एन से जे जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी है एन की तरफ, एन से लेके जे तक, एन से लेके जे तक मैं कैसे जाऊंगा? सेम वही करना पड़ेगा, एन से डी और डी से जे, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे ट्रू हो गया। जी से एम सेकंड प्रायोरिटी, जी से एम कैसे जाऊंगा? देखो जी की तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है तो ये इसको डायरेक्ट गलत कर दो, देखते ही डायरेक्ट गलत कर दो। यहां से अगर मैं देखता हूं जी डी के बराबर है तो जी को यहां रख लो, और जी से एम जाऊंगा तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रहा है तो फिर भी गलत हो गया। तो आपका तीसरा तो गलत ही है, आंसर पहला और दूसरा बनेगा ऑप्शन नंबर ई, पहला दूसरा सही है। 9वें क्वेश्चन पे आइए। 9वां क्वेश्चन एच और वाई में मांगा है, एच की तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी, एच से वाई कैसे कनेक्ट होगा? एच की तरफ तो सिंबल फेस कर ही नहीं रहा है तो डायरेक्टली गलत कर दो। फिर आई से एम फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी है तो आई से एम कैसे कनेक्ट होगा? देखो आई से एच, फिर एच से एम कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो आप आई से डी पे आओ, और डी से एम आ नहीं सकता क्योंकि डी की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा तो ये भी गलत। क्यू से एच फर्स्ट प्रायोरिटी क्यू की तरफ फेसिंग है, तो क्यू से एच अगर आप देखोगे क्यू एम वाई डी, और डी से एच आ नहीं सकता क्योंकि डी की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा तो ये भी हो गया गलत। तीनों ही गलत हैं, तीनों ही गलत है, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइदर 1 और 3 लग नहीं सकता क्योंकि पहले और तीसरे में एलिमेंट सेम है नहीं, तो आंसर क्या बनेगा? इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, नन फॉलोज। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। मैं आप लोगों के कमेंट सभी के चेक करूंगा, आप लोग इन 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट करना, एक सिलोजिज्म का 5वां और इनइक्वालिटी का 10वां। तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल चुके हैं। आगे मूव करेंगे अगली स्टेज पे। अगला पार्ट है अपना ब्लड रिलेशन का। तो इस ब्लड रिलेशन में देखते हैं कि ब्लड रिलेशन का आंसर क्या बनेगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको ट्राई करिए और देखिए सही आंसर क्या बनेगा, और साथ ही साथ आप लोगों से चाहूंगा कि यार सेशन को लाइक कर देना। ठीक है, चलो। बोलता है टी ससुर है आर का, टी फादर इन लॉ है किसका? आर का। तो ससुर कैसे बनेगा? कि टी का कोई एक चाइल्ड हो जिसका बच्चा हो जाए, जिसका स्पाउस हो जाए आर, तो टी तभी ससुर बनेगा आर का। और आर जो कि पिता है जे का, तो आर किसका पिता है? जे का, तो आर का बच्चा हो गया जे। तो टी की यहां पे एक बेटी होगी जिसकी शादी आर से होगी, तभी ये टी ससुर बनेगा आर का, क्योंकि आर क्या है? पिता, पिता मतलब लड़का, तो शादी होगी लड़की से, इस तरीके से। एच एकमात्र बेटा है एस का, एस का एकमात्र बेटा एच है। अब एस और एच कैसे कनेक्ट होगा इनसे पता नहीं, और एस ग्रैंड मदर है एम की, तो एस क्या है? लड़की है, और एस अगर ग्रैंड मदर है एम की तो ऐसा हो सकता है एस का कोई एक बेटा हो या बेटी हो, एस का बेटा या बेटी हो जिसका बच्चा एम हो। तो एस और एम अभी इससे कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि कंफर्म नहीं है कि एच एम का पिता है या नहीं, कंफर्म नहीं है। ठीक है, ई मां है एम की, अब एम की मां ई है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि ई एस की बेटी हो, जरूरी तो नहीं है ना, तो इसको भी होल्ड पे रखो और इसको ऐसे बना लो, ई मां है एम की। ठीक है, एच ब्रदर इन लॉ है आर का एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ है। तो एच ब्रदर इन लॉ आर का 2 तरीके से बन सकता है कि एच एक लड़की से शादी करे और उसका भाई हो जाए आर, एक तरीका तो ये हो सकता है, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि एच अपने बहन की शादी करा दे आर से, क्योंकि आर लड़का है, तभी मैंने एच की बहन सिबलिंग बोला। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं कि एच ब्रदर इन लॉ आर का बन जाए। ठीक है जी, तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है आर की शादी हो रही है, और ये भी हो सकता है कि आर की शादी ना कराई जाए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, होल्ड पे रखो। बोलता है मेरे से आगे कि आर डज नॉट हैव सिबलिंग, आर का सिबलिंग है नहीं, तो आप इस केस को देखिए, यहां आर का सिबलिंग बन रहा है, तो ये वाला केस हो गया गलत, और आपको इस वाले केस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि आर की जो वाइफ होगी उसका भाई एच, आर की वाइफ ये गई और इसका भाई एच। ठीक है, आगे देखिए, एच इज एन अनमैरिड पर्सन, एच अनमैरिड है। ठीक है, एम सिस्टर है जे की, एम किसकी बहन है? जे की, तो जे के साथ बन गई एम, एम बहन हो गई जे की। ठीक है, एम की मां ई है, तो एम की मां ई यहां पे बन गई। ठीक है, एच का मां एस है, एच की मां कौन है? एस, तो एच का पिता तो टी है, तो मां हो जाएगी एस, मतलब एस की शादी होगी टी से,
और एस ग्रैंड मदर बन गई एम की। तो ये अपनी फैमिली पूरी तैयार हो गई है सज धज के पूरी तैयार हो गई है। यहां पे आपको एम का जेंडर नहीं पता है, एम का जेंडर नहीं पता है ना, सॉरी जे का जेंडर नहीं पता, यहां पे जे का जेंडर नहीं क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो जरा, जे क्या लगेगा आर का, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि जे का जेंडर तो क्लियर ही नहीं है, जे का जेंडर तो क्लियर ही नहीं है, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जरा, कौन सा पर्सन मैटरनल ग्रैंड मदर है। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब होता है मदर की मदर, मतलब नानी। तो जे की नानी कौन है, तो जे की नानी कौन बन के आ रही है, जे की नानी है जे की मां, तो जे की मां ई और उनकी मां एस, तो मतलब नानी है एस, मतलब ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, अगला पार्ट हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस का। तो आप लोग भी इसको अपने साथ मेरे साथ साथ बनाइए और देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं क्या आंसर बनेगा। बोला जा रहा है कि एन 10 मीटर वेस्ट में एल के, तो एन 10 मीटर वेस्ट में हो गया एल के, और एल 20 नॉर्थ में है जी के, तो एल 20 नॉर्थ में हो गया जी के, जी आ गया ऐसे बन के। क्योंकि वेस्ट जो होता है वो लेफ्ट में होता है, तो एन को लेफ्ट में रखा, एल को राइट में रखा, क्योंकि एल के वेस्ट में था, तो एल के वेस्ट मतलब एल के लेफ्ट आ गया। और एल 20 नॉर्थ में है जी के, नॉर्थ आपको पता ऊपर होता है, तो किसके है जी के, तो जी के ऊपर आएगा एल, तो देखो जी के ऊपर एल कर दिया और दूरी कितनी आ गई 20 आ गई, सिंपल सॉर्टेड है। फिर y 5 ईस्ट में है पी के, अब देखो y और p कनेक्ट नहीं होगा, आगे देखो एफ एच कनेक्ट नहीं होगा, एच ओ कनेक्ट नहीं होगा, एनएलजी से रिलेटेड क्या है, एनएलजी से रिलेटेड आपको लास्ट में दे रखा है कि G7 ईस्ट में है ओके। अगर G7 ईस्ट में, ईस्ट मतलब राइट, तो G राइट में रहेगा ओके, और कितना 7, तो 7 की दूरी ये वाली हो जाएगी और O हो जाएगा ये वाला। अब ऊपर वाली डिस्टेंस को दो पार्ट में तोड़ दे रहा हूं मैं, दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाली 10 थी, तो 10 में से 7 ये हो गई और 3 ये हो गई। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो O से रिलेटेड ये मिल रहा है कि F9 वेस्ट में H के और H6 नॉर्थ में O के, विच जो लगा है ना H के बाद वो H के लिए लगा है, तो H जो कि 6 नॉर्थ में है O के, तो H6 नॉर्थ में O के मैंने ये मान लिया कि ये दूरी 6 मीटर है और ये हो गया H। ये कितनी दूरी बची होगी, ये बची होगी 14, क्योंकि टोटल कितनी थी 20, 20 को भी दो पार्ट में अगर मैं तोड़ देता हूं ऐसे, तो ये 6 और ये 14। ठीक है, और F जो था 9 वेस्ट में था H के, F9 वेस्ट में था H के, तो 9 वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि 3 की दूरी ये, 6 की दूरी ये, और F9 वेस्ट में हो गया H के, ये पॉइंट है H। ठीक है, ठीक है, Y जो है 8 नॉर्थ में F के, Y 8 नॉर्थ में F के, 8 नॉर्थ का मतलब क्योंकि ये 14 है, 14 में से 8 मैंने ये मान लिया, तो Y 8 नॉर्थ में हो गया F के, और रिमेनिंग डिस्टेंस जो है ये 6 बची है, कितनी बची है 6 बची है, क्योंकि टोटल 14 थी। एक ऊपर का पॉइंट है Y 5 ईस्ट में P के, Y 5 ईस्ट में है P के, Y तो ये गया, Y तो ये गया, तो Y 5 ईस्ट में आएगा P के, तो Y अगर ये गया तो P आ जाएगा यहां पे, और Y 5 ईस्ट में हो गया P के ईस्ट में आ गया। और F9 वेस्ट में H के, तो F9 वेस्ट में H के, तो H के आ रहा है, तो सारे पॉइंट अपने कनेक्ट हो चुके हैं, सारे पॉइंट अपने कनेक्ट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि W नॉर्थ में हो P के, कलर चेंज करते हैं, यदि W नॉर्थ में हो जाए P के और वेस्ट में हो जाए N के, W नॉर्थ में हो जाए P के और वेस्ट में हो जाए N के, तो W मतलब यहां पे बनेगा N का वेस्ट और P का नॉर्थ। दूरी कितनी हो गई बीच में इनके 6, क्योंकि ये 6 तो ये भी 6 रहेगी, और ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी आपकी देखो 3 ये थी, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी ये 6, तो ये भी 6 और ये 5। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, डिस्टेंस बिटवीन WP के बीच की दूरी कितनी आ रही है, ये है 6, तो आंसर बनेगा 6 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मामला, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि इसमें से आपको ऑड वन आउट छांटना है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, तो इन 5 में से एक आपको विषम छांटना है। पहला है LF, L और F को अगर आप देखोगे तो पहला पॉइंट जो है ना L, दूसरे पॉइंट F के, जैसे आपको दे रखा है LF, तो LF में देखिए L जो है नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ये पहला वाला पॉइंट नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, दूसरे पॉइंट के नॉर्थ ईस्ट में। क्या N नॉर्थ ईस्ट में है P के, तो आप ये देखिए कि P के नॉर्थ ईस्ट में N है, ऐसे जा रहा है ना, तो N भी क्या है नॉर्थ ईस्ट में है। फिर LH, क्या L नॉर्थ ईस्ट में है H के, H के नॉर्थ ईस्ट में L है,
H के नॉर्थ ईस्ट में L है तो ये भी नॉर्थ ईस्ट होगा। NY, क्या N नॉर्थ ईस्ट में है Y के, तो Y के नॉर्थ ईस्ट में N है, Y के नॉर्थ ईस्ट में N है तो ये भी सही है। YG, क्या Y नॉर्थ ईस्ट में है G के, तो आप ये देखिए कि Y अपना ये गया और G अपना ये गया, तो G के नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, कहां पे आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट, तो आपका ऑड वन आउट बनेगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई आपका ऑड वन आउट बनेगा। क्लियर है? आगे करते हैं पांचवें पार्ट पे। पांचवा टॉपिक अपना जो है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। पांचवा टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ और देखते हैं सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, चलो। 6 दुकानें हैं, 1 2 3 4 5 6, अलग अलग क्वांटिटी में टॉयज बेच रहे हैं, तो मतलब घटते हुए क्रम में हम इसको लगा देंगे, घटते हुए क्रम में हम इसको लगा देंगे। अब देखते हैं कौन कितने टॉयज बेच रहा है, कौन कितने टॉयज बेच रहा है। यू मोर बेच रहा है जेड से, तो यू पहले आएगा और यू के बाद आएगा जेड। ठीक है। वी दुगने बेच रहा है डब्लू से, अगर डब्लू एन टॉयज बेच रहा है तो वी बेचेगा 2n। ठीक है। एक्स ज्यादा बेच रहा है डब्लू से, एक्स ज्यादा बेच रहा है डब्लू से बट लेस देन वी, लेकिन वी से कम, तो वी एक्स डब्ल्यू बनेगा, वी एक्स डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, याद रहे। सेकंड लीस्ट, फिर आपको बोलता है द शॉप विच सोल्ड सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड 25, जिसने दूसरे सबसे कम बेचे हैं वो 25 बेच रहा है, तो 25 टॉयज आएंगे यहां पे। W और Z ने मिला के जो बेचा है वो 65 बेचा है, W प्लस Z ने मिला के 65 टॉयज बेचे हैं। W ने U से ज्यादा बेचे हैं, तो W ने U से ज्यादा हो गए और U के बाद Z आएगा तो U के बाद Z आ गया, तो 1 2 3 4 5, 5 लोग अभी तक फिक्स हुए हैं। कैसे बन के आएंगे मेरे को पता नहीं है। Z नॉट सोल्ड द लीस्ट, Z ने सबसे कम नहीं बेचे, तो Z आएगा यहां पे, Z से पहले U आएगा यहां पे, U से पहले W आएगा यहां पे, W से पहले X आएगा यहां पे और X से पहले V आएगा यहां पे, और एक बचा है Y, Y आएगा यहां पे। W और Z का 65 है, Z पे 25 है तो W पे 40 होगा, 40 और 25 65 हो गया, और W से दुगने हैं V पे, तो W पे 40 तो V पे हो जाएंगे 80। तो आपका पूरा अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन के आएगा, आपका पूरा अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन के आएगा। अगर आपने सेम ये अरेंजमेंट बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है। अब इसके क्वेश्चन क्या कहते हैं वो समझ लो। पहला क्वेश्चन कहता है यदि Y आधे बेचता है W से, Y अगर W से आधे बेचता है, अगर W 40 है तो Y का कितना होगा, Y का होगा 20, आधे हो गए। तो आपने बताना है कि Y ने कितने बेचे, तो Y ने बेचे 20, ऑप्शन नंबर डी। कितने शॉप ने U से ज्यादा बेचा है, U से ज्यादा कितने लोगों ने बेचा है, तो आप देखिए U से ज्यादा जो बेच रहे हैं 3 बेच रहे हैं VXW, 3 बेच रहे हैं VXW, तो 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय यू, यू ने कितने बेचे होंगे, पॉसिबल पूछा है, तो यू ने पॉसिबल में जो बेचे होंगे वो 40 और 25 के बीच में आएगा, 25 से 40 के बीच में, 25 से 40 के बीच में, तो 25 से 40 के बीच में ये नहीं आता, 35 आता है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो बी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है। यहां पे होती है आपकी ये क्लास समाप्त, जिसमें हमने 5 टॉपिक कंप्लीट किए, सब में कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने अपना नंबर बताया है, लिख के भी दिया है, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी या डाउट है, कोई भी बैच अगर आप परचेज करते हो, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। राइट, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर। मिलते हैं कल के नए सेशन में। थैंक यू।